हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो विजन आइस की जो सोशल इश्यूज़ की पीटी 365 चल रही है उसका ये लास्ट पार्ट होगा। लास्ट टाइम हमने हेल्थ के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन से लेकर के सारे कुछ कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक हियर। सो न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन के अंडर फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुई थी। किसने रिलीज की? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ है। ओके, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। की फाइंडिंग्स क्या थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की? ग्लोबल ट्रेंड्स इन्हें देखते हैं। सिंस 2015 इन्होंने बताया कि थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है बस इन रिड्यूसिंग हंगर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो इफेक्ट्स रहे हैं सेवरल क्राइसिस के, इंक्लूडिंग कोविड-19 पैंडमिक हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इम्पैक्ट हो गया क्लाइमेट चेंज का, एट्सेट्रा। ओके, अभी भी चल ही रही हैं इसराइल वगैरह की। साउथ एशिया एंड अफ्रीका जो है, साउथ ऑफ द सहारा, ये वर्ल्ड के वो रीजन्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट हंगर लेवल्स हैं विद GHI स्कोर्स 27 ईच। ओके, देन इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया को 111th रैंक मिली है 125 कंट्रीज़ में विद अ GHI स्कोर ऑफ 28.7 एंड इसे कैटेगराइज किया जाता है एज सीरियस ऑन GHI सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल। ओके, ये मार्क करता है एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट इंडिया के GHI स्कोर में हुआ है जो कि 29.2 था 2015 में। आप सोचोगे ये तो बढ़ गया, सॉरी ये पहले 29.2 था, अच्छा था, फिर तो 28.7 हो गया। बट इसमें जितना कम स्कोर आप करोगे उतना कम हंगर लेवल है आपके यहाँ। ओके, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ख़राब हंगर लेवल का स्कोर है। ओके, सो ये याद रखो। अंडर नरिशमेंट 16.6% है, चाइल्ड स्टंटिंग 35.5% है, चाइल्ड वेस्टिंग जो है 18.7% एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है 3.1% है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में ज़रूर पढ़ा होगा, ओवर GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स ड्यू टू मेथोडोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं, इनएडिक्वेट सैम्पल साइज है एंड इनएप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ डेटा है। तो मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। ओके, देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें यहाँ पे तो ये मेजर करता है एंड ट्रैक करता है हंगर ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल, 3 लेवल्स पे करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पे। कौन से इंडिकेटर्स हैं? अंडर नरिशमेंट जो कि 1/3 वेटेज है, जिसे ये बताता है शेयर ऑफ पॉपुलेशन क्या है विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करता है, इसे 1/6 वेटेज है। ये बताता है कि शेयर क्या है चिल्ड्रन का अंडर एज 5 जो जिनका लो हाइट है फॉर दियर एज, जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है उनकी। ओके, जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल के अंदर कौन से बच्चे हैं जिनका वेट जो है उनकी हाइट से मैच नहीं करता, हाइट ज़्यादा है बट वेट नहीं है उतना। ओके, रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, ये पूछ सकते हैं कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, राइट। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसे 1/3 वेटेज है। ये बताता है क्या शेयर है उन चिल्ड्रंस का जो कि डेथ हो जाती है जिनकी बिफोर 5th बर्थडे, मीन्स 5 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, जो कि पार्टली रिफ्लेक्ट करते हैं फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट्स को। देन यहाँ पे GHI सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल की बात की गई है, 100 पॉइंट स्केल है ये याद रखो। एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो जाएगा अगर आपका GHI स्कोर 50 या उससे ऊपर चला गया। ओके, देन अलार्मिंग हो जाएगा अगर 35 से 49.9 के बीच में है। सीरियस हो जाएगा 20 से 34.9 के बीच में है, जो कि इंडिया का है। ओके, मॉडरेट GHI रहेगा अगर 10 से 19.9 के बीच में है, एंड लो हो जाएगा अगर 9.9 से नीचे है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री ODF स्टेटस। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज टिल सितंबर 2023 अगर बात करें 75% जो इंडियन विलेजेस हैं उन्होंने अचीव किया ODF प्लस स्टेटस। काफ़ी अच्छी बात है। ओके, अंडर फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ODF स्टेटस की बात करेंगे तो ODF जो है ये टर्मिनेशन करना चाहता है। ओके, ये टर्मिनेशन है फेकल ओरल ट्रांसमिशन का। फेकल ओरल ट्रांसमिशन क्या होता है? ये एक तरीके का होता है जब कोई ओपन में डेफिकेट करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस फेकल मैटर से वो आपके फूड एंड वाटर इन सब चीज़ों को कंटेमिनेट करते हैं, तो वहाँ से डिसीजेज हो सकते हैं, उसे बोलते हैं। ओके, वो रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए उसे। ओके, डिफाइंड बाई कोई विजिबल फेस नहीं होना चाहिए, फेसेस नहीं होने चाहिए इन्वायरमेंट या फिर विलेज में। हर एक हाउस होल्ड एज वेल एज पब्लिक और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं सेफ टेक्नोलॉजी ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ फेसेस। ओके, ये ODF के बारे में हो गया। ODF प्लस विलेज जो होंगे वो ऐसे विलेज होंगे जहाँ पे ODF स्टेटस को सस्टेन किया जा रहा है
along with implementing either solid और liquid waste management systems. ओके, देन ODF प्लस मॉडल विलेज जो होगा ये वो ऐसा विलेज होगा जो सस्टेन कराए ODF स्टेटस एंड उसके साथ अरेंजमेंट्स हैं बोथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की. देन ऑब्जर्व करता है विजुअल क्लीनलीनेस, दैट इज मिनिमल लिटर है, मिनिमल स्टैगनेंट वेस्ट वाटर है. स्टैगनेंट वेस्ट वाटर मीन्स उससे ये डेंगू वगैरह हो जाते हैं. ओके, स्टैगनेंट वाटर अगर है. नो प्लास्टिक वेस्ट डंप इन पब्लिक प्लेस एंड सो ऑन. डिस्प्ले करता है ODF प्लस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैसेजेस को भी. देन यहाँ पे ODF डेफिनीशंस दी गई हैं फॉर अर्बन एरियाज. ODF स्टेटस कब मिलेगा? जब कोई सिटी या वार्ड है नोटिफाई किया जाता है, फिर डिक्लेयर किया जाता है. ODF कब किया जाएगा? जब एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, किसी भी पॉइंट ऑफ डे में कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था जो डेफिकेट करता हुआ पाया गया ओपन में. ओके, किसी एक दिन में. ओके, अ सिटी और वार्ड कैन बी नोटिफाइड ODF प्लस. कब ODF प्लस बोलेंगे? जब वो डिक्लेयर्ड है ODF की तरह एंड सारी कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड है. ODF प्लस प्लस कब स्टेटस मिलेगा? जब वो ODF प्लस की तरह नोटिफाई है. ओके, एंड इंटायर जो फेकल स्लज है या फिर सेप्टेज है एंड सीवेज है वो सेफली मैनेज किया जा रहा है एंड ट्रीट किया जा रहा है विद नो डिस्चार्जिंग एंड और डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड फेकल स्लज और सेप्टेज एंड सीवेज इन ड्रेन्स या फिर वाटर बॉडीज या फिर ओपन एरियाज. यहाँ पे नहीं आप डंप कर रहे हो किसी चीज़ को. ओके, सो ये टॉपिक खत्म होता है. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़. फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. इंपॉर्टेंट है. न्यूज़ में क्यों था ये तो आप सभी जानते होंगे. UNFPA जो है उसने रिलीज़ किया था इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, दैट इज IIPS. इसके बारे में जानते हैं. इस्टेब्लिश हुआ था एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967 एंड बिगिन किए थे इसके ऑपरेशंस 1969 में. हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है. सब्सिडरी ऑर्गन है UN जनरल असेंबली का, नॉट यूनाइटेड नेशंस का. ओके, रिसीव करता है पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम UN इकोसॉक. ये एक वन ऑफ द सिक्स जो ऑर्गन्स हैं UN के वो है एक उसमें से इकोसॉक. मैंडेट क्या है UNFPA का? ये इंश्योर करता है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड चॉइसेस होनी चाहिए सभी के लिए, स्पेशली वुमेन एंड यंग पीपल के लिए. गाइडेड है बाई 1994 जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट था, दैट इज़ ICPD. की टारगेट्स हैं कि ये 3 जीरोज को अचीव करना चाहता है 2030 से पहले. ओके, बाई 2030 ये कौन से हैं 3 जीरोज? इंड करना चाहता है जो अनमेट नीड है फॉर फैमिली प्लानिंग, इंड करना चाहता है प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ को, एंड इंड करना चाहता है जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस को. अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोलैबोरेट करता है अदर डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज के साथ, पार्टिकुलरली WHO, UNICEF, UNDP एंड यूनाइट्स, दैट इज UNAIDS. रिपोर्ट्स बाई UNFPA. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देता है और इसने जो रिपोर्ट दी थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. याद रखो एज इट इज. ओके, एनुअल रिपोर्ट है ये एक ऑन डेवलपमेंट एंड ट्रेंड जो है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स. की फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बन गई है. ओके, बाई मिड 2023 इसने बताया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1428.6 मिलियन है, इज सेट टू क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन दैट इज 1425.7 मिलियन. ओके, इंडिया की 1428.6. वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज है इंडिया. ओके, वन ऑफ द यंगेस्ट नहीं है, वन ऑफ द यंगेस्ट है. अराउंड 68% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एज ग्रुप की है 15 to 64 में है, एंड अराउंड 26% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 10 to 24 के एज ग्रुप में आती है. ओल्ड एज पॉपुलेशन की बात करें तो 7% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अबव 65 ईयर्स है. फर्टिलिटी रेट हमने देखा था 2 हो चुका है, 2.2 था 2015-16 के अकॉर्डिंग NFHS में देखा था, राइट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडियन मेल की वो 71 ईयर्स एंड फीमेल की 74 ईयर्स है. अदर की फाइंडिंग्स में ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72.8 ईयर्स पहुंच गई है 2019 में, एंड एक्सपेक्टेड कि 77.2 पहुंचेगी 2050 तक. माइग्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है कि सोल ड्राइवर है पॉपुलेशन ग्रोथ का कई हाई इनकम कंट्रीज़ में. ओके, 8 कंट्रीज नेमली इजिप्ट, एथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये इन्हें बताया गया कि ये प्रोवाइड करेंगी 50% ऑफ द प्रोजेक्टेड जो ग्लोबल पॉपुलेशन है बाई 2050. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, दैट इज UNDESA. ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि UNDESA ने रिलीज़ किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 ये स्पेशल एडिशन था। ओके, यूएनडीएसए की बात करें तो इसका जेनेसिस का रूट जो है वो यूएन चार्टर है, एक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। गाइड किया जाता है बाय ट्रांसफॉर्मेटिव 2030 एजेंडा फॉर सोशल डेवलपमेंट। देन ये वर्क करता है क्लोजली गवर्नमेंट्स के साथ एंड स्टेक होल्डर्स के साथ, जिससे कि कंट्रीज़ को हेल्प कर सके उनके इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल गोल्स को फुलफिल करने में। अदर रिपोर्ट्स कौन सी रहता है? पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट एक्सेट्रा। की हाईलाइट्स क्या है रिपोर्ट की? प्रोग्रेस जो हुई है मोर देन 50% टारगेट्स जो एसडीजी के हैं उन पे वीक है। ओके, 50% जो टारगेट्स हैं एसडीजी के लगभग, उन पे जो प्रोग्रेस हुई है वो वीक है। 30% पे तो एक तो रुक गई है या फिर रिवर्स ट्रेंड होने लगा है, निगेटिव ग्रोथ। ओके, कोविड-19 पैंडमिक एंड जो ट्रिपल क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन की। ट्रिपल क्राइसिस किसे बोलते हैं ये आप याद रखो, अगर पूछ लिया तो फिर फंस जाओगे। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन को बोलते हैं। आर हैविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट। देन बाई 2030 इसने बताया कि सम 84 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे वो आउट ऑफ स्कूल होंगे एंड 300 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे या फिर यंग पीपल वो अटेंड करेंगे स्कूल, विल बी अटेंडिंग स्कूल, वो अनेबल होंगे रीड एंड राइट करने के लिए, एबल नहीं होंगे। ओके, अंडर करेंट ट्रेंड्स बात करें तो 575 मिलियन पीपल जो होंगे वो लिव करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में इन 2030। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूएन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, यूएनसीपीडी। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 56th सेशन जो है यूएनसीपीडी का वो न्यूयॉर्क में हुआ था। यूएनसीपीडी के बारे में बात करेंगे तो एक जेनेसिस कहाँ से इसकी? एक पॉपुलेशन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था जो कि यूएन इकोसॉक ने किया था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 1946 में, और उसे ही रीनेम कर दिया गया यूएनसीपीडी की तरह। ओके, 1994 में यूएन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर अगेन इसका न्यूयॉर्क में है। मेंबर से 47 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर इलेक्ट होके आए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। करंटली इंडिया भी इसका मेंबर है टिल 2025। फंक्शंस क्या हैं इसके? मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है एंड असेस करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स एंड एडवाइस देता है काउंसिल्स को देयर ऑन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूएन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यूएनसीआरसी ने क्या किया, इश्यू किए गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट टू लिव इन अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। यूएनसीआरसी के बारे में अगर जानेंगे तो बॉडी है 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जो कि मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन किसका? यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बाय इट्स स्टेट्स पार्टीज। कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था 1989 में, आउटलाइन करता है चिल्ड्रंस के राइट्स को इंक्लूडिंग लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। रेटिफाई किया है 196 स्टेट पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया। ऑल स्टेट पार्टीज़, जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं वो ओब्लाइज्ड हैं कि वो सबमिट करेंगी रेगुलर रिपोर्ट्स टू यूएनसीआरसी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। ये इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को भी कंसीडर करता है जो कि अलेज करते हैं, आरोप लगाते हैं अबाउट वायलेशंस ऑफ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। देन कमिटी मीट करती है, मिलती है जिनेवा में एंड नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं पर ईयर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसने रिसीव की थी फंडिंग हाफ ऑफ द ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट इन 2023। जो ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट थी उसकी हाफ ही की थी। ओके, WFP की बात करें तो एक जॉइंट प्रोग्राम है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाउंड हुआ था 1961 में, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसकी 120 कंट्रीज़ में भी में प्रेजेंस है एंड टेरिटरीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, टू ब्रिंग लाइफ सेविंग फूड टू पीपल। लाइफ सेविंग फूड प्रोवाइड करती है पीपल्स को जो कि डिस्प्लेस किए गए हैं बाई कॉन्फ्लिक्ट या फिर बेसहारा कर दिए गए हैं डिजास्टर्स की वजह से। ओके, फंडिंग इसमें वॉलंटरी डोनेशंस देती हैं गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट्स एंड प्राइवेट डोनर्स। इसे नोबेल प्राइज फॉर पीस अवार्ड्स मिला था 2020 में फॉर एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर। रिपोर्ट्स बाय WFP की बात करें तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इसकी रिपोर्ट है। WFP इन इंडिया फंक्शन कर रही है इंडिया में सिंस 1963। देन ट्रांसफॉर्मिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पायलटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं सच एज अन्नपूर्ति, ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स, ATMs फॉर राइस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड की बात करें तो पायनियरिंग मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन ऑफ स्कूल मील्स अंडर मिड डे मील प्रोग्राम एंड फूड इनसिक्योरिटी मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट के पोवर्टी एंड
ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी को इन इस्टेब्लिशिंग स्टेट लेवल फूड सिक्योरिटी एनालिसिस यूनिट। बिल्कुल भी याद मत करो ये सब, ओके। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि IFPRI जो है उसने रिलीज़ किया था ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 रीथिंकिंग फूड क्राइसिस रिस्पॉन्सेज, ओके। IFPRI की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। ये एक मेजर रिसर्च सेंटर है, किसका? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGIAR का। CGIAR एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ओके। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में एज ए यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज्ड है इन रिसर्च फॉर अ फूड सिक्योर्ड फ्यूचर। ये चीज़ इसके बारे में याद रखोगे। हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन DC US में है, किसका? IFPRI का, CGIAR का नहीं, ओके। वर्क करती है 16 कंट्रीज में लगभग इंक्लूडिंग इंडिया। प्रोवाइड करते हैं रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। की हाईलाइट्स ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो फूड इनसिक्योरिटी की बात की गई है। फूड इनसिक्योरिटी राइज हुई है ड्यूरिंग 2020-2022 ड्यू टू मल्टीपल क्राइसिस जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, सिविल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। विद क्लाइमेट चेंज इसने बताया कि एज मैनी एज 72 मिलियन जो मोर पीपल हैं, मीन्स लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे बाई 2050। सर्ज इन फूड प्राइसेस जो हुआ था 2021-22 में, ये बताया इसने कि ड्यू टू सप्लाई बॉटल नेक्स्ट जो हुई थी कोविड-19 या फिर रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से, विद बेसिक फूड बास्केट प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज हो गए थे बाई एटलीस्ट 10% इन मैनी कंट्रीज। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि UNHCR ने रिलीज़ की एक रिपोर्ट जिसका नेम था ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट, ओके। थोड़ा इसके बारे में सुन के रखो। अबाउट UNHCR बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था ये UN जनरल असेंबली के द्वारा इन 1950। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्क करता है 137 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। डेडिकेटेड है टू सेव लाइव्स, प्रोटेक्ट राइट्स एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल जो कि फोर्स किया हैं कि वो अपने घर से बाहर चले जाएं, फ्ली देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड परसिक्यूशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट होता है उनका। वर्क करता है कंट्रीज़ के साथ इंप्रूव करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए रेफ्यूजीज़ को एंड असाइलम लॉज एंड पॉलिसीज़ को टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, ओके, जिससे कि अपहोल्ड कर सके ह्यूमन राइट्स को। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड 1967 का जो इसका प्रोटोकॉल है रेफ्यूजी कन्वेंशन का, ये की लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे UNHCR वर्क करता है, ओके। UNHCR जो वर्क करता है उसके बेसिस हैं ये। की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट की बात करेंगे तो अराउंड 108.4 मिलियन पीपल जो हैं वो फोर्सबली डिस्प्लेस किए गए वर्ल्ड वाइड ड्यू टू फियर ऑफ परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेंस। फोर्स्ड माइग्रेशन ड्यू टू सोशल एंड क्लाइमेट क्राइसिस जो था इन 2022, ये 21% ज़्यादा था 2021 के मुकाबले, ओके, बढ़ गया है। 30% जो फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड थे वो चिल्ड्रंस थे, ओके। 76% ऑफ जो वर्ल्ड के रिफ्यूजी हैं वो होस्ट करती हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अराउंड 4.4 मिलियन पीपल जो है स्टेटलेस हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, अनडिटरमाइंड नेशनैलिटी है, जो कि 2% ज़्यादा है देन दैट ऑफ 2021। 6 मिलियन डिस्प्लेस पीपल जो है वो रिटर्न हुए उनकी कंट्रीज़ में, ओके, कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन में 2022 में। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GANHRI। ये न्यूज़ में क्यों था? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में जान के रखो, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। GANHRI ने जो है इसने स्थगित कर दिया, डिफर कर दिया है एक्रेडिएशन किसका? NHRC का। बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन इसका, ओके। मोर ऑन न्यूज़, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, दूसरी बार लगातार ऐसा किया है कि GANHRI ने डिफर कर दिया है एक्रेडिएशन NHRC का, साइटिंग ऑब्जेक्शंस लाइक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अपॉइंटमेंट्स में, देन इन्वॉल्विंग पुलिस इन प्रोब्स, जो भी प्रोब्स होती हैं, जांच होती है उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पुअर कोऑपरेशन है विद सिविल सोसाइटी एट्सेट्रा। विदाउट द एक्रेडिएशन, जब तक एक्रेडिएशन नहीं मिलता NHRC विल बी अनेबल टू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी इंडिया को NHRC कहाँ पे? UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, UNHRC में, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट है। GANHRI की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप 120 नेशनल ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियाज NHRC। जनरल असेंबली जो है GANHRI की, वो सुप्रीम डिलिबरेटिव बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग एंड एक्रेडिटिंग नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस इन कंप्लायंस विद पेरिस प्रिंसिपल्स एवरी 5 years, ओके।
पेरिस प्रिंसिपल अडॉप्ट हुए थे 1993 में बाय यूएन जनरल असेंबली, जो कि हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर NHRI अक्रॉस द वर्ल्ड। ये देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन अंडर पेरिस प्रिंसिपल ये क्या है। ब्रॉड मैंडेट होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को। ओके, ब्रॉड फंक्शंस होने चाहिए जिससे कि डिलीवर करें उनके मैंडेट पे। ओके, बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग एट्सेट्रा। इंडिपेंडेंस होना चाहिए गवर्नमेंट से, जो कि सेट आउट होना चाहिए लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, प्लूरलिज्म होना चाहिए जिससे कि इंश्योर कर सकें दैट द कॉम्पोजिशन जो है NHRI का वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल फोर्सेज जो कि इन्वॉल्व है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। एडिक्वेट पावर्स होनी चाहिए जिससे कि इनिशिएट कर सकें इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। देन एडिक्वेट रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, फंडिंग, स्टाफिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के लिए। कोऑपरेटिव वर्क, कोलैबोरेट करना चाहिए उन्हें अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, NGOs एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें उनकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ टू इंटरनेशनल एंड रीजनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़। देन एक्रेडिएशन ऑफ NHRC की बात करें तो 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। NHRC जो है एक्रेडिएशन रेफर कर दिया गया था इसका एक्रेडिएशन 1 साल के लिए। एंड लेटर इन 2017 GANHRI ने क्या बोला, NHRC ने, कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी है यहाँ पे रिगार्डिंग वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अदर मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स। इसके लिए एक अमेंडमेंट आया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 में, जिसने एड्रेस किए ये कंसर्न्स और इंक्रीज कर दिए थे मेंबर्स जो थे NHRC के, एंड चेयरपर्सन्स बना दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में, एंड चाइल्ड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डीम्ड मेंबर्स ऑफ NHRC। ओके, so let's go to our next topic, that is UN Permanent Forum on Indigenous Issues UNPFII। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 22nd सेशन जो है UNPFII का वो हेल्ड हुआ था। UNPFII क्या है, ये जेनेसिस कहाँ से होता है, इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 2000 में बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ UN ECOSOC मीन्स UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है UN ECOSOC की, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। मेंबरशिप 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं उनकी पर्सनल कैपेसिटी में फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। ओके, 8 एक्सपर्ट्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं बाय गवर्नमेंट्स एंड 8 नॉमिनेटेड हैं डायरेक्टली बाय इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस उस रीजन के। ओके, इन देयर रीजन्स। एक्सपर्ट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट्स, वो इलेक्टेड होते हैं बाय UN ECOSOC based on the 5 regional groupings of states, that is Africa, Asia, Eastern Europe, Latin America and the Caribbean एंड द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। मैंडेट क्या है इसका, ये डील करता है इंडिजिनस इश्यूज़ को लेकर के रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चर, द इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं सपोर्ट की जाती हैं बाय ट्रस्ट फंड ऑन इंडिजिनस इश्यूज़। ये वन ऑफ द 3 UN बॉडीज़ है जिसका मैंडेट है जो डील करता है स्पेसिफिकली इंडिजिनस पीपल्स इश्यूज़ के साथ। अदर 2 कौन से हैं, expert mechanism on rights of indigenous peoples and special rapporteur on rights of indigenous peoples। So let's go to our next topic, that is miscellaneous topics हैं यहाँ पे कुछ। फर्स्ट है स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है उसने सस्पेंड किया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसरिगार्ड फॉर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, किसने किया था सस्पेंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। स्पोर्ट्स जो इंडिया में ये लिस्टेड है एंट्री 33 में, लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर नेसेसरली अंडर द डोमेन ऑफ फेडरल स्टेट्स के अंडर आते हैं। ओके, करंटली जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस मॉडल इंडिया जो है वो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, म्यास। इसके पास इंस्टीट्यूशंस लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो वर्क करते हैं टुवर्ड्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अंडर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड इसके पास नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशंस भी हैं। देन नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट है तो फेडरेशंस हैं यहाँ पे लाइक BCCI, आप जानते ही होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं उनके रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल बोर्ड्स के साथ। BCCI किसके साथ है, ICC के साथ। ओके, की रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस दैट जो कि अंडर आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011। लीगल स्टेटस होना चाहिए, ये एक वॉलंटरी रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए रादर देन प्रोप्राइटी कंसर्न या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो। देन स्टेटस एंड रिकग्निशन में एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए फॉर रेलिवेंट
स्पोर्ट्स ओके एंड रिकॉग्निशन जो होना चाहिए इसे प्रोवाइडेड होना चाहिए फ्रॉम रेलिवेंट इंटरनेशनल और एशियन फेडरेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ओके, यहाँ पे दिया था। देन इंटरनल रिक्वायरमेंट्स की क्या नीड है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मोर देन 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस होनी चाहिए एंड एफिलिएटेड यूनिट्स होने चाहिए इन एटलीस्ट 2/3 ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। इलेक्शंस की बात करें तो कंडक्ट करनी चाहिए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। देन एज एंड टेन्योर लिमिट की बात करें, कॉम्प्लाई करना चाहिए विद एज एंड टेन्योर लिमिट ऑफ 70 years फॉर ऑल ऑफिस बियर्स, जो भी ऑफिस बियर्स हैं। विद टेन्योर रेगुलेशन होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल 12 years होना चाहिए फॉर प्रेसिडेंट विद और विदाउट ब्रेक। स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं एज मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस एंड अकाउंट, एक दिल्ली में ऑफिस होना चाहिए एंड मेंटेन करने चाहिए प्रॉपर अकाउंट्स फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर्स की बात करें तो इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए एंड रेगुलर डोपिंग टेस्ट होना चाहिए सभी प्लेयर्स का। प्रिवेंट करना चाहिए एज फ्रॉड जो हो जाते हैं एंड कॉम्प्लाई करना चाहिए विद RTI एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कास्ट सेंसस। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओके उसने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज़ की थी ऑन द कास्ट सर्वे कंडक्टेड इन द स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आफ्टर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द सेम। और ज़्यादा न्यूज़ में क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार की उसने बोला कि एक्सरसाइज ये फुल स्केल सेंसस नहीं था, मीन्स घर घर जाके नहीं पूछा गया ओके। ये एक सोशल सर्वे था जिसने फोकस किया था कास्ट डेमोग्राफिक्स पे। हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस की बात करें इंडिया में अगर, तो कास्ट वाइज एन्यूमरेशन जो है पॉपुलेशन का वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में 1881 में एंड कंटिन्यू रहा था 1931 सेंसस तक। बट 1941 में क्या हुआ कि कास्ट बेस्ड डेटा जो है वो कलेक्ट तो किया गया बट पब्लिश नहीं किया गया था एंड इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसे अबैंडन कर दिया था फुल कास्ट एन्यूमरेशन को, एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये इंपॉर्टेंट है याद रखो। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC 2011 जो है ये कंडक्ट किया गया था थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इन 2016 जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था SECC जो था डेटा, ये एक्सक्लूडिंग कास्ट डेटा फाइनलाइज किया गया एंड पब्लिश किया गया। SECC मीन सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ओके। सेंसस इन इंडिया की बात करेंगे तो सेंसस जो है ये यूनियन सब्जेक्ट है, एंट्री 69 में आता है यूनियन लिस्ट की। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं और मत लगा देना कि कंकरेंट में आता है फिर कैसे और भी। अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसस एक्ट जो 1948 का है वो प्रोवाइड करता है प्लान फॉर कंडक्टिंग अ पॉपुलेशन सेंसस अलॉन्ग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं सेंसस ऑफिसर्स की। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आते हैं। ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर आते हैं ओके, कहीं और मत लगाओ। इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डेकेडल सेंसस। लेटर जो ये ऑफिस था वो इंट्रस्ट कर दिया गया विद द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969। जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, मंडल कमीशन 1980 का, उसने एस्टिमेट किया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं OBCs जो हैं उनकी पॉपुलेशन 52% है ओके। बट यहाँ पे क्या बताया गया था कि 1941 जब इंडिया आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंस मिली तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का ही किया जाता था, तो OBC का नहीं किया जाता था, ये याद रखो ओके। मंडल कमीशन ने बताया था उसके बाद 1980 में कि 52% OBCs हैं। सो कहीं से दिमाग लगा के मत लगा देना कि हाँ होता है, उनका चेक किया था ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF फॉर SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है MOSPI, उसने रिलीज़ किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। NIF इंक्लूड करता है इंडिकेटर्स जो कि अलाइन करते हैं SDG ग्लोबल इंडिकेटर्स के साथ एंड ऑल्सो इंक्लूड करता है इंडिकेटर्स जो कि टेलर्ड हैं टू सूट इंडियाज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ओके। NIF सिमिलर टू ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इवॉल्विंग इन नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है ओके। एट प्रेजेंट इसके अंडर 284 इंडिकेटर्स आते हैं इन द NIF 2023। इन 2019 क्या हुआ था, द मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री उसने डेवलप किया था एंड सर्कुलेट किया था गाइडलाइंस को टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क इन रिस्पेक्ट टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं।
ये फ्रेम्ड है बाय इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एसटीजी इंडिकेटर्स, दैट इज IAEG SDGs। IAEG SDGs जो है कंपोज्ड है ऑफ मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एज ऑब्जर्वर्स। रीजनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज जो है ऑब्जर्वर्स का काम करती हैं। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। ये सेटअप किया गया है बाय UN स्टैटिस्टिकल कमीशन UNSC। इंडिया थ्रू मॉस्पी रिप्रेजेंट किया था इसने सदर्न एशिया को, ओके, इन IAEG SDGs फॉर द टर्म 2021 टू 2023। इंडिया मेंबर था IAEG SDGs का 2015 से 17 के लिए एंड देन 2017 से 2019 के लिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। ओके, एट प्रेजेंट GIF में 248 इंडिकेटर्स हैं एंड यहाँ पे NIF में कितने लिखे हुए थे 284। ओके, कंफ्यूज मत करना, विद 231 यूनिक इंडिकेटर्स। देन नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड रिपोर्टिंग ऑन दीज इंडिकेटर्स। टुवर्ड्स दिस एंडेवर जो मॉस्पी है उसने डेवलप किया है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इन 2018, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है इसे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को एनुअली रिलीज़ करती है, ये चीज़ जरूरी है। ओके, 4 पैरामीटर्स हैं इसमें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स यही होगा, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, इंडिया को 127 रैंक मिली आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2023। इंडिया ने अचीव किया 44.4% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नेंस। ये याद कर लो क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों को लगेगा नहीं होगा बट इतना हुआ है। ओके, देन जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स की बात करते हैं। ये रिलीज़ किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कोशिश करता है, ये समझने का प्रयास करता है कि क्या सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस हैं एंड जो डिस्क्रिमिनेशन है जो गर्ल्स फेस करती हैं एंड वुमेन वर्ल्ड वाइड। ओके, 4 डायमेंशंस हैं इसके, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे UHC SCI, दैट मीन्स UHC सर्विस कवरेज इंडेक्स। WHO एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो रिलीज़ करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सर्विस कवरेज इंडेक्स को। SCI जो है ट्रैक करता है SDG 3.8.1 को। 4 कैटेगरीज हैं इसमें इंक्लूडिंग 4 इंडिकेटर कैटेगरीज। कौन सी हैं? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, सर्विस कैपेसिटी एंड एक्सेस। ये मेजर किया था ऑन स्केल फ्रॉम 0 वर्स्ट टू 100 बेस्ट। इन 2021 इंडिया का जो स्कोर था डिलाइन हुआ था 63 फ्रॉम 64 इन 2019। नेक्स्ट है पाथ टू इक्वल रिपोर्ट। ये जॉइंटली प्रिपेयर किया गया है बाय UN वुमेन एंड UNDP, यूनाइटेड नेशन। ओके, देन इंट्रोड्यूस करता है ट्विन इंडाइसेस टू मेजर स्टेटस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। 2 इंडाइसेस कौन सी हैं? वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स ये फोकस करती है सोनली वुमेन पे, सिर्फ वुमेन पे मेजर करती है उनकी पावर क्या है, फ्रीडम क्या है, जिससे कि वो चॉइसेस कर सकती हैं एंड सीज कर सकती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, मीन्स कितना खुद का कंट्रोल है उनका, कितनी ज़्यादा एम्पावर्ड है वुमेन। ओके, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें GDPI की, तो इवेलुएट करती है स्टेटस क्या है वुमेन का रिलेटिव टू मेन इन कोर डायमेंशंस जो हैं ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सपोज करता है गैप्स जो हैं इन पैरिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन। सो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जॉइंटली प्रिपेयर कौन करता है? UN वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, देन लास्ट टॉपिक यहाँ पे है टेक्निकल टर्म डिक्शनरीज फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ये क्या है? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है CSTD, ये वर्क कर रहा है ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इन 10 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इन लर्निंग लैंडस्केप में। ओके, ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? दीज लैंग्वेजेस विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल। ओके, ये याद रखो कि 8th शेड्यूल का पार्ट है, इंक्लूडिंग बोडो, सांथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली एंड संस्कृत। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी याद कर लो। ओके, इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश नहीं है वहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। ओके, अबाउट CSTD, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 344 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक फॉलो अप था रिकमेंडेशन का एक कमेटी की। ओके, देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इवॉल्व करता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। इसी के साथ ही सोसाइटी का जो है सोशल इश्यूज़ का जो भी PT 65 था पूरा मॉड्यूल मैंने ख़त्म कर दिया है। सो हम नेक्स्ट मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल में जो कि 14 को आने वाला है। सो ये ख़त्म होता है इससे। एंड अगर इसकी जो ये
QR कोड दिया हुआ है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करो भर भर के, जितने लोग भी देखो प्लीज़ कमेंट करो इसे, जिससे कि अगर मुझे लगा कि बनाना चाहिए, अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा। सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।